सत्ता की लोभी सरकारें, अंधी धार्मिकता, चाटुकार और बिकाऊ मीडिया। कोविड की इस दूसरी महालहर के बीच हम एक ऐसे भारत के साक्षी हैं जो बुरी तरह दो हिस्सों में टूट चुका है। एक भारत है जो महामारी के चलते जीवन के संकट से जूझ रहा है। एक दूसरा भारत है जो कभी कुंभ के नाम पर तो कभी चुनावी महारैलियों के नाम पर तमाम आपदाओं से बिल्कुल गाफिल, बिल्कुल बेपरवाह है। एक भारत है जिसका चुनाव आयोग उस देश के सर्वोच्च नेता तक कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं। और एक दूसरा भारत है जहां पिछले एक साल से ज़्यादा से महामारी और लॉकडाउन के नाम पर गरीब मजदूर तबका कभी प्रशासन तो कभी पुलिस की ज्यादतियों का शिकार होता आ रहा है। भारत फिलहाल विश्व में कोविड मौतों को लेकर टॉप 3 रैंकिंग में शामिल हो गया है। दिल्ली में हालांकि पिछले 2-4 दिनों से बनिस्बत हालत सुधरी है, मगर अभी भी लक्ष्य बहुत दूर है। सही से लग जाए, पब्लिक यहाँ आके परेशान हो जाती है। आज में 70-80 बॉडी हो चुकी हैं। शाम तक 150 बॉडी का टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बॉडी जगह नहीं रह जाती तो कुछ बॉडी वापस करनी पड़ती है। हॉस्पिटल वाले सुबह से ही भेज देते, यहाँ साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। 10 दिन हो गए लगभग ऐसे जो ये माहौल चल रहा है। हम लोग जगते ही रहते हैं महाराज। सुबह हम लोग 7 बजे से चालू कर देते हैं कार्य, और फिर डेड बॉडी जलाने में 2 बजे तक, रात 2 बजे तक टाइम लगता है। 2-3 घंटे मिलते हैं आराम करने के लिए। खाना तो सुबह से खाया नहीं, बस पानी के सहारे से दुकान है तो वहाँ से पानी, यहाँ पे टैंकर नहीं आता पानी का, टाइम से कार्य करते रहते। शाम को 10-11 बजे भोजन होते हैं। 900 बॉडियों का दाह संस्कार हम कर चुके हैं। ऐसे आपातकालीन समय में जब सारे राजनीतिक दलों, राज्य और केंद्र को एकजुट होकर काम करना चाहिए, फोकस होना चाहिए कोविड आपदा के प्रबंधन पर, ऐसे वक्त में भी चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाली हिंसा की वारदातें भारत की घनघोर राजनीतिक पतन की तस्वीरें पेश करती हैं। आज दुनिया भर की निगाहों और मदद के केंद्र में है भारत। शर्मसार करने वाली बात है कि हम चर्चा में हैं, लोग मर रहे हैं और भारत में कोविड के नाम पर एक बेहद विषैली राजनीति हो रही है। आज ऑक्सीजन की किल्लत से लोग देश भर में जानें गंवा रहे हैं, मगर ऑक्सीजन की कमी का रोना यूं ही नहीं है देश में। इसके लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। पिछले साल 4,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों में सप्लाई किया गया था। इस साल उसका दोगुना 9,300 मीट्रिक टन विदेशों को सप्लाई किया गया। जबकि हमें पता है कि हमारा देश कोविड महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर सवाल उठना लाजमी है। भारत के अपने वैज्ञानिक दलों ने सरकार को मार्च में ही चेताया था कि कोविड की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होने वाली है, मगर चूंकि इस सरकार को 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए रैलियां करनी थी, इसलिए खुलकर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं। Manira, some heartbreaking scenes that we just saw there. And meanwhile, we're also hearing reports that a group of scientists, in fact, that advised the Indian government warned that a new and more dangerous virus variant was discovered. And this was back in March. And yet the government ignored their warnings, apparently. What more can you tell us about this? Well, this is a forum of scientific advisors which was set up in late December last year. And yes, they have come out and said that they want the government and the Union Health Ministry as early as early March that we may be seeing a peak in the number of cases. We will see an increase in the number of cases. And they also warned about a new mutant virus which would be very, very contagious, much more than what we saw last year. But as they're coming out and saying that the government did not pay heed to these warnings. In fact, the government did go ahead and organize massive election rallies in different states where no COVID protocols were being followed. The government also allowed a huge religious congregation to keep taking place over a period of a couple of months where hundreds and thousands of people were gathering every single day. Another scientist of the same forum has said that the government has not taken into account science and evidence while setting up policies for dealing with the situation.
Has there been any response from India's government to these accusations that they ignored these warnings from their own scientific advisors? I mean, what are they saying about this? Well, the government has not really come forward and said anything yet. But then again, the government has not been responding to a lot of pertinent questions that are being raised since the second wave started. In fact, what we are seeing is a political blame game which has started. And reports also suggest that the government had been in a very defensive and dismissive mode when faced with these questions. दिल्ली की दुर्दशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों ही सरकार की नीतियों और कामकाज पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कहा तो दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, मगर महज 490 मीट्रिक टन ही दिल्ली को उपलब्ध हो रहा है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी शाह को ना तो ग्लोबल क्रिटिसिज्म से कोई फर्क पड़ता है, देश के लोग क्या कह रहे हैं या अदालत क्या कह रही है। अपने भाषण में मोदी जी कोविड आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी हाँकने से बाज नहीं आ रहे। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। मगर ऐसे किसी भी वक्त में जब बीजेपी सरकार की नाकामियों और मोदी जी की लीडरशिप के ऊपर सवाल उठता है, तो कैसे इनके सारे के सारे नेता और पेट डिवोटीज मिलकर मोदी जी की छवि बचाओ आंदोलन शुरू कर देते हैं। बीजेपी का आईटी सेल सक्रिय हो जाता है लोगों को गालियां देने के लिए। आखिर कब तक मोदी जी बिकाऊ मीडिया के इस झूठे तंत्र के बल पर आप जनता को गुमराह करते रहेंगे? कोविड महामारी के इस आपातकालीन दौर में जहां एक तरफ मोदी सरकार विदेशों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर लगातार आलोचनाओं की शिकार हो रही है, वहीं एएनआई की चीफ एडिटर स्मिता प्रकाश सरकार की छवि बचाने के लिए देखिए क्या कहती हैं। वो कहती हैं जो ऑक्सीजन विदेशों में सप्लाई की गई असल में वो मेडिकल ऑक्सीजन नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी, जबकि बाद में खुद सरकार निर्देश जारी करती है कि मेडिकल यूज़ के लिए भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाए। फिलीपींस और न्यूजीलैंड के दूतावासों से ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक ट्वीट जारी होता है। यूथ कांग्रेस से मदद मांगी जाती है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मदद करते भी हैं। इस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार की छवि बचाने के लिए सुनिए कितना जहरीला बयान देते हैं। वो कहते हैं कि दूतावास ऑक्सीजन की जमाखोरी न करे। न्यूजीलैंड दूतावास में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए यूथ कांग्रेस ने ऐसा किया। असल में ये बीजेपी के लोग खुद हैं जो ऑक्सीजन समेत तमाम मेडिकल संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं और ऐसे लोगों और राज्यों में वितरित कर रहे हैं जो मोदी समर्थक हों। अन्य दलों द्वारा किए जा रहे आपदा प्रबंधन के प्रयासों पर ये कहते हैं कि वेस्टेज हो रहा है। तस्वीर तो पूरी तरह साफ है। पूरे विधानसभा चुनावों के दौर में हमने देखा कि देश के तमाम बड़े बड़े नेता और उनकी समर्थक जनता ने खुलकर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाईं। आंकड़े बताते हैं कि इन रैलियों ने बड़ी तादाद में कोरोना केसों में वृद्धि की। भाजपा नेता हेमंत बिश्व शर्मा विधानसभा चुनावों के दौरान कह रहे थे कि असम में कोई भी कोविड लहर नहीं है। जब मद्रास हाई कोर्ट कोविड प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश जारी करता है, तो आयोग इसे अपनी अवमानना मानकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, मगर इससे साफ होता है कि सरकार के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति का ही एजेंडा है। ऐसे वक्त में जबकि सरकार का एजेंडा होना चाहिए अपने ध्वस्त मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करना, जनता की रक्षा करना, दुनिया भर में बदनाम होती भारत की छवि को झूठे प्रचार तंत्र के जरिए नहीं बल्कि ज़मीनी कामकाज करके बचाना। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मोदी सरकार के देश और जनता विरोधी चरित्र का पर्दाफाश हो चुका है। डेली मेल ने यहाँ तक कह दिया है कि मोदी आत्ममुग्धता की मानसिक बीमारी का शिकार हैं। दुर्दशा ये है कि अमेरिका से आने वाली सप्लाई दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ी रहती है और कोई सुध लेने वाला नहीं है।
भारत की दुर्दशा का आलम यह हो चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को अपने हाथों में लेते हुए देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। मेडिकल आपातकाल के इस दौर में दिल्ली में आइसा, आरवाईए, एक्ट 2 और भाकपा माले द्वारा विभिन्न स्तरों पर राहत अभियान संचालित किए जा रहे हैं। जगह जगह कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं और हेल्प डेस्क चलाई जा रही हैं। एक्ट 2 से जुड़े दिल्ली मोटर ट्रांसपोर्ट कामगार यूनियन द्वारा अभी हाल ही में फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है। वजीरगंज में कपड़ा मजदूरों के बीच लगातार राशन वितरण का अभियान जारी है। इस समय जो पूरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में जो भयानक स्थिति बनी हुई है, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ इस महामारी से जूझने के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, लगातार नाकाम होते दिख रही है। ऐसे में हम आरवाईए, आइसा, एक्ट 2, CPIML की तरफ से ऑनलाइन हेल्प डेस्क चला रहे हैं, जहां हम लोगों को ICU बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने में मदद कर रहे हैं। और हम नौजवानों से भी अपील करते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर वॉलंटियरिंग करने के लिए आगे आएँ, लोगों की मदद करें। आप सभी दिल्ली निवासी आवश्यक ज़रूरतों के लिए कभी भी इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, महामारी से बचने के लिए सारे प्रिकॉशंस लेते रहिए और रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA की मुहिम का हिस्सा बनिए। हमसे जुड़े रहिए।